कल अखबार में कौन सी खबर पड़ी थी, याद है? उड़ते उड़ते इतनी खबरें पढ़ते हैं जो बस छू कर चली जाती हैं, लेकिन अगर वही बात कहानी द्वारा नैरेटिव या काल्पनिक रूप से कही जाए तो याद रह जाते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स, उनके भाव और शब्द। महाश्वेता देवी की चांदीदासी गंगादासी बायन भी कुछ ऐसे याद रह के दिल में उतर जाने वाली कैरेक्टर है, जो डायन कुप्रथा की न्यूज़ को शरीर में बह रहे खून जैसा बना देती है। आप कैसे अनसुना करोगे? निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है बायन, जो महाश्वेता देवी द्वारा लिखी इसी नाम की बंगला कहानी पर आधारित है। पर 2024 में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? एक साल पीछे ले चलती हूँ। साल 2023। बिहार के 10 जिलों में 6 महिला फेडरेशन ने निरंतर संस्था के साथ मिलकर डायन कुप्रथा पर एक सर्वे किया, जहां लीलावती, जुलेखा जैसी कई महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई। थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 1976। महाश्वेता देवी बंगला में लिखने वाली एक लेखक और एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी जिंदगी के कई दशकों तक काम करती रहीं। वो हाशिए पर रहने वाले, खासकर आदिवासी लोगों की आवाज़ को अपने काम और लेखन का केंद्र बनाती रहीं। जब ये कहानी बायन लिखी गई, तब महाश्वेता देवी इसे डायन कुप्रथा की अनेक परतों को ऐसे खोलती हैं जो आज भी हम नहीं देख पा रहे। इस प्रस्तुति में चांदी को हम कभी उसके बेटे की आंखों से तालाब के पास मिलते हैं, तो कभी कालू डोम की वंशज जिससे मलिंदर बेहद प्यार करता है वैसे मिलते हैं। लेकिन उसका दर्द, उसका अकेलापन, उसका मन, चांदी बायन का मन, वो क्या महसूस करता है? तो चलो उसी तालाब के पास जहां उसका घर है, मैं माधुरी आपको ले चलती हूँ इस कहानी बायन में। बायन बायन कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। उसे एक मामूली चुड़ैल की तरह मारा भी नहीं जा सकता। उसे मारने का मतलब है अपने बच्चे की मौत का सौदा करना। बायन को अपने आने की चेतावनी देनी होती है। अगर उसकी नज़र किसी जवान लड़के या आदमी पर पड़ जाए तो वो उनका खून चूस लेती है। इसीलिए बायन को अकेले रहना पड़ता है। जब वो चलती है तब जवान, बूढ़े, हर कोई उसकी नज़र के आगे से रफा दफा हो जाते हैं। इसीलिए भगीरथ की माँ चांदी को जब गांव वालों ने बायन करार किया, तब उसे गांव से बहिष्कृत कर रेलवे ट्रैक के पास एक झोपड़ी में डाल दिया गया। उस समय भगीरथ बहुत छोटा था। उसकी परवरिश उसकी सौतेली माँ ने की थी। कभी कभार चांदी बायन की एक झलक उसे दूर से दिख जाती। अप्रैल महीने की सख्त गर्मी में एक पेड़ के नीचे फर फर झोपड़ी पर लहराता हुआ लाल झंडा और लाल कपड़ों में उसके आसपास घूमती हुई छाया, उसके पीछे पीछे चलता हुआ कुत्ता, धान के खेत में टिन 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 आवाज करते ये छवि धीरे धीरे एक मरे हुए तालाब के पास जाते हुए दिखती। वो एक ही दिन था जब भगीरथ ने अपने पिता मलिंदर को बायन से बात करते हुए देखा। उसके पिता ने तुरंत उसे आदेश दिया, यहाँ मत देखना। बायन ने सीधा उसकी तरफ नहीं देखा। वो भी उसकी परछाई को वैसे ही गहरे पानी में देख रही थी जैसे वो देख रहा था। 2 कपकपाती डरी हुई परछाइयाँ। भगीरथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और पिता से चिपक कर खड़ा रह गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बालों के लिए तेल नहीं है गंगा पुटा, घर में केरोसिन भी नहीं है, मुझे अकेले रहने में डर लगता है। इस हफ्ते का राशन उन्होंने शनिवार को नहीं भेजा क्या? हर शनिवार उस गांव से डोम जाति का एक आदमी बायन के लिए हफ्ते भर का राशन पेड़ के नीचे रख आता। आधा किलो चावल, मुट्ठी भर दाल, तेल, नमक और बाकी खाने की चीजें। बायन को इससे ज्यादा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। वो आदमी पेड़ के नीचे राशन रख जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से वहां से भाग जाता। गंगा पुटा, वो सब तो कुत्तों ने खा लिया। तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं? कौन मुझे दुकान का सामान बेचेगा? ठीक है, मैं खरीद के पेड़ के पास रख दूंगा, अब तुम जाओ।
मैं अकेली नहीं रह सकती। किसने कहा था बायन बनने को? चली जाओ यहां से, चली जाओ। उसने तालाब के पास से धूल और पत्थर लिए और बायन की तरफ फेंके। वो वहां से भाग गई। मलिंदर अपने हाथों में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसके शरीर पर पत्थर फेंके। वो शरीर जो मक्खन जैसा मुलायम था, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे ये जानवर बन गया? कुछ देर बाद उसने एक सिगरेट जलाई। बाबा, आपने उससे बात की? हाँ, तो क्या? भगीरथ डरा हुआ था। बायन से बात करना मतलब मौत को गले लगाना। क्या उसके पिता अब मर जाएंगे? ये पता लगने पर तो उसकी सौतेली माँ भी उसको घर से निकाल देगी। बलिंदर ने कुछ सोचते हुए उदासीन आवाज में कहा, वो अभी चाहे बायन हो, पर वो तुम्हारी माँ हुआ करती थी। भगीरथ के गले में कुछ अटक गया। बायन मेरी माँ? मतलब बायन भी एक इंसान है? पर उसने तो सुना था कि बायन मरे हुए बच्चों को जमीन से निकालकर उन्हें दूध पिलाती है। जब बायन किसी पेड़ को देखती है तो वो पूरे का पूरा सूख जाता है। तो वो खुद पूरे का पूरा एक बायन की कोख से कैसे जन्मा? बस, वो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता था। बलिंदर ने कहा, वो एक औरत हुआ करती थी बेटा, तुम्हारी माँ, और आपकी पत्नी भी। हाँ, वो भी। खराब नसीब था उसका, तुम्हारा और मेरा। एक बार बायन बनने के बाद वो इंसान नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है। भगीरथ आश्चर्य होकर अपने पिता को देखता रहा। उसने बाबा को ऐसे बात करते हुए पहली बार सुना था। मलिंदर कोई मामूली डोम परिवार का नहीं था। वो उस एक परिवार से था जिसे म्यूनिसिपैलिटी ने स्मशान में काम करने की इजाजत दी थी। उसका परिवार बेंत और बांबू की छोटी मोटी चीजें बनाता, सरकारी खेतों में मुर्गी पालन करता और कूड़े का खाद बनाता। पूरे डोम समुदाय में सिर्फ मलिंदर को अपने नाम का हस्ताक्षर करना आता था, और इसी काबिलियत की वजह से उसे मुर्दाघर के सब डिवीजन में सरकारी नौकरी मिल गई थी। हर महीने अपना नाम मलिंदर गंगापुट्टा के हस्ताक्षर करने पर उसे 42 रुपये मिलते। मलिंदर मुर्दों के कंकाल को ब्लीच करना भी जानता था। लावारिस मृत शरीर के कंकाल, खोपड़ी, पसली सब कुछ लाइम और ब्लीच पाउडर से ब्लीच करके वो मुर्दाघर के अधिकारी को देता, जो उसे बड़े मुनाफे पर गैर कानूनी तरीकों से नए डॉक्टरों को बेच देते और मलिंदर को बदले में 15 रुपए दे देते। उसके लिए इतने काफी थे। वो उन पैसों को ब्याज पर रख सूअर खरीदने में डालता। भगीरथ को पता था कि उसके पिता पूरी डोम समुदाय में एक आदर्श आदमी थे। वो देखता था कि कैसे पिता दफ्तर में शर्ट और बूट पहनकर जाते थे। गेरुआ रंग के आसमान में बायन की झोपड़ी पर लहराता वो लाल रंग का झंडा मलिंदर की लाल हो चुकी आंखों में सिंदूर की प्रतिमा की तरह लहराता रहा। उसके पास सब कुछ था जब वो तुम्हारी माँ थी और मेरी पत्नी थी। मैं उसके लिए धारीदार साड़ी ले आता, चांदी के गहने ले आता, उसके बालों में तेल लगाता। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। क्यों वो बायन बन गई? इससे अच्छा तो वो मर जाती। तुम्हें पता है, बायन को कोई मार नहीं सकता। वो अपनी जान खुद ही ले सकती है। बाबा, एक इंसान को बायन कौन बनाता है? भगवान। मलिंदर आसपास देखने लगा ताकि उस तपती गर्मी में उसके बेटे के आसपास कोई साया ना मंडराए। बायन अपना काम करने में बड़ी चालाक होती है, मार्केट वाली लड़कियों की तरह। जब उसे कोई बच्चा चाहिए होता है तो वो एकदम उसके नजदीक चलने लगती है। वो बाकी के इंसानों को नहीं दिखती, पर उस बच्चे पर अपनी परछाई डाल देती है। जब वो बच्चा मर जाता है
तो वो हंसकर मासूम बनने का नाटक करती है। अरे, मैं तो इसे धूप से बचा रही थी, मुझे क्या पता था कि ये मक्खन की तरह पिघल जाएगा। नहीं, उसके बेटे के आसपास ऐसी कोई परछाई नहीं थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मलिंदर ने बेटे को हाथ में हाथ देते हुए कहा। वो तुम्हें कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, भगीरथ का दिमाग उस झोपड़ी पर जाके अटक जाता। वो देखना चाहता था कि बायन अपने बालों में तेल कैसे डालती है और अपने अकेलेपन के साथ क्या करती है। वो सोचता रहता कि उसके साथ कोई बुरा ताल्लुक क्यों नहीं करता। आखिर वो एक बायन का बेटा था। अगर कोई बायन के बेटे के साथ बुरा व्यवहार करने की जुर्रत भी करेगा तो उनके बच्चे मारे जाएंगे। इसीलिए उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ ठीक ठाक रहती। उसका अपने पति पर भी कोई प्रभाव न था, क्योंकि पहले तो उसने कोई बेटे को जन्म नहीं दिया और 2 बेटियों की माँ बन गई, और दूसरा उसके दांत इतने बाहर की तरफ थे कि होठों से भी नहीं छुपते। वो पूरा दिन बस काम करती रहती, घर साफ रखना, लकड़ियां इकट्ठा करना, चावल बनाना, गोबर के उपले बनाना, सुअरों का पालन करना, बेटियों के सर से जूं निकालना और भगीरथ को आवाज लगाते रहना, लड़के नहा ले, लड़के खाना खा ले। उसे डर था कि भगीरथ का ख्याल ना रखा तो बायन काले जादू से उसकी बेटियों को मार देगी। मलिंदर ने जानबूझकर दूसरी शादी बदसूरत औरत से की थी। पहली शादी जो सबसे खूबसूरत औरत से की तो वो बायन बन गई। सबको पता था कि मलिंदर चांदी से बेहद प्यार करता था। शायद इसीलिए उसने भगीरथ को उसकी माँ चांदी बायन के बारे में सब कुछ बताया था। एक दिन दोनों बाप बेटे रेलवे ट्रैक के पास से चलकर जा रहे थे। बरगद का पेड़ देख अपने 13 साल के बेटे से उसने कहा, वहां बैठ जाए। मलिंदर को अपने बेटे की बातें सुनना बहुत पसंद था, पर अक्सर उसे लगता कि वो अपने बेटे के लिए काबिल नहीं है। वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाता था। स्कूल में उसने संविधान के बारे में भी पढ़ा था और 1955 के अनटचेबिलिटी एक्ट के बारे में भी, जो कहता है कि इंडिया में अब कोई अछूत नहीं। पर भगीरथ जैसे कई बच्चों को पता था कि उसके साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चे और टीचर भी उनसे दूर होकर बैठते हैं। पढ़ाई करते करते भगीरथ अब अलग तरीके से बात करने लगा था और उसकी एक्सेंट, बोलने का तरीका भी धीरे धीरे बदल रहा था। मलिंदर ने अपने बेटे का चेहरा पढ़ते हुए कहा, भगीरथ, मैं एक कठोर आदमी हुआ करता था, पर तुम्हारी माँ वो बहुत मुलायम, नरम दिल की थी। फिर अपने ही ख्यालों में मलिंदर सोचने लगा कि जब परिवार का एक इंसान बायन की दुनिया का हिस्सा बन जाए तो दूसरे को पीछे से खुद को बदलकर एक अलग आदमी बनना ही पड़ता है। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें वो सब मालूम होना चाहिए अपने माँ के बारे में जो मैं जानता हूं। तुम्हारी माँ का नाम चांदी दासी गंगा दासी था। वो मरे हुए बच्चों को दफनाने का काम करती थी। वो कालू डोम की वंशज थी। वो उस समुदाय का हिस्सा थी जो स्मशान का ख्याल रखते हैं। उन्हें गंगा पुत्रा और गंगा दासी कहा जाता है, जो मरे हुए को गंगा के घाट पर दफनाते हैं। उनके लिए हर नदी गंगा है। भगीरथ ये कहानी सुनते सुनते ख्यालों की दीवार पर एक अलग चित्र बनाने लगा। चांदी के पिता बच्चों के लिए बने कब्रिस्तान में काम करते थे। अगर किसी बच्चे की मृत्यु 5 साल की उम्र के पहले हो जाए तो उन्हें दहन के बजाय दफनाया जाता था। वो कब्र खोदते और उसमें पड़े शरीर को खूंखार सियारों से बचाने के लिए उन पर कंटीली झाड़ियां डाल देते। उनकी आवाज उस अंधेरे में गरजती रहती। उनका गुजारा चरस और दारू पर होता। हर शनिवार वो हाथ में थाली लेकर पूरे गांव में घूमते और आवाज लगाते, आपका सेवक हूं मैं, गंगा पुटा, मुझे खाना दे दो, आपका सेवक। गांव वालों को उससे डर लगता था। वो बच्चों को उससे दूर रखते
और चुपचाप उसकी थाली भर देते। फिर एक दिन एक सुंदर लाल बालों वाली लड़की की आवाज आई, मैं चांदी हूं, गंगापुटा की बेटी। मेरे पिता मर चुके हैं, अब से उनका राशन मुझे देना। लोगों ने पूछा, अपने पिता का काम तुम करोगी? बिल्कुल, किसी को तो कब्रों की रक्षा करनी होगी ना। तुम्हें डर नहीं लगता? डर शब्द चांदी के लिए अजनबी था। वो उन माँ बाप का दर्द समझ सकती थी जिनके बच्चों को दफनाया जाता था, पर मरे हुए बच्चों को घर पर तो नहीं रख सकते ना। तो बस यही उसका काम था। उसमें डरने की या बेरहमी की क्या बात थी? ये वो चांदी थी जिससे मलिंदर शादी करने वाला था। उन दिनों मलिंदर मुर्दा घाट में मृत शरीर के कंकाल पर काम कर देर से गांव लौटता और रास्ते पे चिल्लाता हुआ जाता। एक दिन उसे रास्ते में अकेले घूमते हुए हाथ में लालटेन लिए चांदी दिखी। उसने पूछा, ओए, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता क्या? चांदी हर बार की तरह जोर जोर से हंसने लगी और मलिंदर चौंक गया। उसी अप्रैल के महीने में उन दोनों की शादी हुई थी और 1 साल बाद अप्रैल में ही भगीरथ का जन्म हुआ था। एक दिन चांदी रोते हुए भगीरथ को अपनी गोद में लिए वापस आई। गंगापुटा, वो लोग मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं दुष्ट हूं, मेरी वजह से बुरी चीजें होती हैं। मलिंदर अपना काम बीच में छोड़ गुस्से से तपतपाता हुआ बोला, किसकी इतनी हिम्मत कि मलिंदर गंगापुटा की पत्नी को ऐसा कहे? अच्छा, नाराज मत हो, ठीक है, शांत हो जाओ। तुम भगीरथ के लिए शर्ट ले आए? कल पक्का ले आऊंगा। मेरे बेटे के लिए लाल शर्ट और उसकी माँ के लिए लाल साड़ी। नहीं, मेरे लिए मत लाना, मैं किसी की आंखों में नहीं आना चाहती। लोगों की नजर लग गई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? स्कूल में भी वो सब मुझसे जलते थे, क्योंकि वो तो पढ़ने नहीं आते थे और मैं अकेला इस सरकारी काम पर लगा। ऊपर से कालू डोम की वंशज सबसे सुंदर लड़की मेरी पत्नी है। मैंने नई झोपड़ी बनाई, अपनी 2 बीघा जमीन पर अनाज उगाता हूं। वो मुझसे जलेंगे नहीं तो और क्या होगा? लेकिन मुझे ये सब मंजूर है। मैं मलिंदर गंगापुटा वहां उस रेलवे ट्रैक के परे भी अपने बेटे को पढ़ाई करने भेजूंगा। चांदी चुपचाप उसे सुनती रही। अंत में वो बोली, मेरे पास ये सब करने का अब दिल नहीं रहा। नहीं है मेरा मन एक और गड्ढा खोदने का, पर मैं क्या करूं? क्या ये भगवान की इच्छा है? उसके अलावा उसके परिवार में कोई और न था जो ये काम कर पाता। ना कोई भाई था और ना ही अन्य मर्द। वो गंगापुत्रा है, कब्रिस्तान की रक्षक। जब राजा हरिश्चंद्र अपना साम्राज्य हार चुके थे, तब उसके पूर्वज ने राजा हरिश्चंद्र को रहने की जगह और काम दिया था। जब वो फिर से राजा की कुर्सी पर बैठे, तब गरजती आवाज ने राजा से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या है? राजा हर किसी को अलग अलग प्रदेश और जमीन के टुकड़े बांट रहे थे। ये आवाज कालू डोम के गंगापुत्रा की थी। उनके समुदाय के कोई भी धीमी आवाज में न बात कर सकते थे और न धीमी आवाज सुन सकते थे। उनके कानों में चिता की आग गरजती रहती। इस दुनिया के सारे जलते घाट तुम्हारे हैं, राजा ने ऐलान किया। जिस घाट पर मुर्दों को जलाया जाता है वो सारे घाट तुम्हारे हैं। गंगापुत्रा हाथ उठाकर उन्माद में नाचता रहा। क्या चांदी इतने बड़े इतिहास को ठुकरा सकती थी? अगर उसने ये काम करने से इनकार कर दिया तो भगवान उसे नाराज ना हो जाएंगे? लेकिन भगीरथ के जन्मने के बाद दिन ब दिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। अगर वो कब्रिस्तान में ज्यादा रुकती तो उसकी छाती में दर्द होने लगता। वो मन ही मन अपने पिता को कोसती। उन्हें कोई हक नहीं था उसे इस काम में धकेलने का, जिसे वो जब चाहे तब छोड़ भी नहीं सकती। एक दिन उसने गांव में आवाज लगाई, अरे सुनते हो?
इस काम को करने के लिए किसी और को ढूंढ लो, मुझसे नहीं होगा, अरे सुनते हो? पर ना तो उसकी गांव वालों ने सुनी और ना ही मलिंदर ने। मानो कंकाल के साथ काम करते करते वो भी उनकी तरह कठोर हो गया था। वो उसका उपहास करके बोला, किससे डर लगता है? मरी हुई परछाइयों से। कौन करेगा ये काम? तुम्हारे परिवार में कोई है भी तो नहीं। और इसी के बीच वो बुरी चीज हुई। मलिंदर की एक बहन उनके साथ रहने गांव आई थी। उसकी छोटी बेटी तुकनी चांदी की दीवानी हो गई। उस समय गांव में चेचक की बीमारी की लहर चली थी, पर चांदी और उसके घर वाले वैक्सीनेशन नहीं लेते। वो शीतला माता की पूजा करते, जो महामारी को काबू करने वाली देवी मानी जाती। जब तुकनी को चेचक हुआ तो उसे अपनी गोद में लेकर चांदी मलिंदर की बहन के साथ माता के दर्शन करने गई। पर जैसी तकदीर की मंजूरी थी, वो छोटी लड़की कुछ ही दिनों में मर गई। लड़की के माँ बाप और सभी आसपास वाले उसकी मौत का जिम्मेदार चांदी को ठहराने लगे। कभी नहीं, चांदी अपने पूर्वजों की बाती गरजते हुए बोली, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूं कि मैं तुकनी का कभी बुरा नहीं सोच सकती, और ना ही किसी और बच्चे का। तुम लोग मेरे वंशज को जानते हो। अंधश्रद्धा में डूबे डरपोक लोग बोले, जब तुम उसे दफना रही थी तब तुम्हारी छाती से दूध क्यों बह रहा था? कितने बेवकूफ हो तुम सब। वो चौंकते हुए और नफरत के स्वर से बोली, ठीक है फिर, मैं अभी के अभी इस काम को छोड़ती हूं। काम को छोड़ती हूं मतलब? सब लोग तिलमिलाने लगे। हाँ क्यों नहीं, देखती हूं तुम में से किसकी हिम्मत होती है कब्रिस्तान की रक्षा करने की। वैसे भी मैं कब से ये काम छोड़ना चाहती थी। गंगापुटा को बड़ी सरकारी नौकरी मिलने वाली है, मैं क्यों ये सड़ा हुआ काम करूं? वो सबको चुप करा के घर वापस लौट गई। तुमको पता है वो सब लोग मुझे क्या बुला रहे थे? मलिंदर ने थोड़ा उपहास उड़ाते हुए कहा। क्या बुला रहे थे? बायन? चांदी बुरी तरह से कांपने लगी। वो दीवार को पकड़कर खड़ी रही। गुस्से और दर्द में उसने मलिंदर पर चिल्लाया, तुम इस शब्द को बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारा अपना बेटा है, फिर भी तुमने। मैं बायन? उस जलती दोपहर में बुराई की परछाई उस घर पर पड़ गई थी। भूखे पेट पर और तमतमाते सिर पर जलन और नफरत दोनों ही जल्दी चढ़ जाती हैं। मैं बायन नहीं हूं, मैं बायन नहीं हूं। चांदी की आवाज काले कौवे के पंख पर बैठी गांव के हर कोने में घुस गई। चांदी ने जल्द रोना बंद किया, भगीरथ को गोद में उठाया और मलिंदर से कहा, चलो भाग चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है गंगापुटा। मैंने अपने पूर्वजों के काम को छोड़ा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें और भगीरथ को इसके बाद कभी नहीं देख पाऊंगी। कल तो सूरज निकलेगा, कल तो रोशनी आएगी, कल तो सूरज निकलेगा, कल तो रोशनी आएगी। ये सब याद करते करते मलिंदर उस पेड़ के नीचे अपने बेटे के पास लौट आया। अब जब इस सब के बारे में सोचता हूँ तो लगता है उस दिन हमारे मुंह में वो शब्द डालने वाला क्या भगवान था? बेटे ने पिता के भाव को नजरअंदाज करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? चांदी कुछ दिन हक्की बक्की बैठी रही। 2 महीने गुजर गए थे और उसे काम पर बुलाने कोई नहीं आया था। उसने मलिंदर से पूछा, मैंने ठीक तो किया ना? कई रात मुझे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें उनकी आवाज सुनाई देती है मतलब? जैसे वो सियारों को कब्रों से दूर भगाते थे, वो आवाज। क्या बकवास कर रही हो चांदी, चुप हो जाओ। मलिंदर के अंदर एक डर घर कर गया था। उसे भी तो लगने लगा था कि चांदी ऐसी बहकी बातें करके धीरे धीरे शायद चुड़ैल में बदल रही है। कभी कभार वो आधी रात को उठ के बैठ जाती क्योंकि उसे मरे हुए बच्चों का रोना सुनाई देता।
मलिंदर ने सोचा बेहतर होगा अगर वो चांदी और भगीरथ को लेकर शहर में रहने चला जाए। छुपकर ही सही, इस समाज के लिए किसी पर निगरानी रखना बहुत आसान है। और इसी तरह एक तूफानी रात में जब मलिंदर नींद में धुत था, तब उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चांदी के एक रिश्तेदार चाचा ने मलिंदर को आवाज लगाते हुए कहा, चलो खुद चलकर देख लो कि तुम्हारी पत्नी बायन है कि नहीं। नींद भरी आंखों से मलिंदर चौंक कर उनकी तरफ देखता रहा। उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखा, जहां लालटेन और टॉर्च लिए दूसरी भीड़ बढ़ती जा रही थी। आँखों पे खौफ का पहरा है और दिल टूटा टूटा सा है। तुम इतने नाउम्मीद ना हो, हमको ये समझा। तुम बायन हो। चांदी तुम? वो गड्ढे में धरांती लेकर खड़ी थी और उसके पास कांटों का गुच्छा पड़ा था। तुम इतनी रात को बाहर क्यों आई चांदी? मलिंदर की आंखों में पानी था। मैं बस इन गड्ढों को बंद कर रही थी। सियारों की आवाज अचानक रुक गई थी। मुझे लगा वो गड्ढों से बच्चों को निकाल कर खा रहे हैं। तुम बायन हो। ये मेरे पूर्वजों का काम है, चांदी ने मलिंदर की तरफ देखकर कहा। इन लोगों को क्या पता? तुम बायन हो। नहीं नहीं, मैं बायन नहीं हूँ। ये बायन है। मेरा अपना बेटा है, मेरी छाती में उसके लिए दूध है। गंगा पुटा, तुम बताओ ना इन सबको कि मैं बायन नहीं हूँ। मलिंदर घूर कर उस कम रोशनी में उसे देखता रहा। उसकी बारिश में गीले कपड़ों से झांक रही छाती को देखता रहा। उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, पास मत जाना मलिंदर। सांप के पास चले जाना, आग से भी कोई डर नहीं, पर इसके पास मत जा। भले तूने उसे कितना भी प्यार किया हो, तू इसके पास गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। मलिंदर ने आगे बढ़कर लाल आंखों से चांदी को देखा और गुर्राते हुए जानवर की तरह बोला, ओहो, तुम इस कब्र में किसे दूध पिला रही थी? हाँ, तुम बायन हो। गंगा पुटा, हे भगवान, तुम? चांदी के मुंह से ऐसी चीख निकली जिससे मुर्दे, उसके मरे पिता की आत्मा, उसके पूर्वज, कालू डोम का हर कोई डर जाए। ये आवाज मनुष्य की हो ही नहीं सकती। मलिंदर दौड़कर घर गया और चांदी के पिता का ढोल ले आया। उसने कब्रिस्तान में ढोल बजाते हुए चिल्लाकर ऐलान किया, मैं मलिंदर गंगापुट्टा ये घोषित करता हूँ कि मेरी पत्नी बायन है, बायन। फिर? भगीरथ ने पूछा। फिर क्या बेटा? उसे अकेले रहने उस झोपड़ी में भेज दिया गया। उसे अकेले बहुत डर लगता था और अब वो बिल्कुल अकेली है। देखो, उसके गाने की आवाज सुनाई दे रही है। आ जाओ सोने मेरे चिथड़े पलंग पर, मेरी गोद में सर रख कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सोने मेरे चिथड़े पलंग पर। भगीरथ इस गीत को जानता था। ये गीत उसके अंदर ऐसे घुसा
मानो वो उसके खून में मिलकर पूरे शरीर में घूम रहा हो और कान में एक दर्द की भांति गूंज रहा हो। महल के दरवाजे पर हाथी घोड़े, राख के ढेर पर ये कुत्ता झुमरा। ओ आ जाओ, आ जाओ। चलो बेटा, घर चले। मलिंदर बेसुध भगीरथ को घर ले गया। कुछ दिनों बाद भगीरथ दोपहर के समय उस मरे हुए तालाब के पास पहुंचा। उसने दूर से आवाज सुन ली थी। बायन की परछाई पानी में कांप उठी। बायन ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। वो अपने लिए पानी भर रही थी। तुम्हारे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं है जो इतनी फटी पुरानी ना हो? मेरी धोती चाहिए? बायन चुप रही। क्या तुम अच्छे कपड़े पहनना चाहोगी? गंगापुटा के बेटे को घर चले जाना चाहिए। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं अच्छा लड़का हूँ। अब मुझसे बात मत करो। मैं बायन हूँ। मेरी परछाई भी तुम्हारे लिए बुरी है। क्या गंगापुटा के बेटे को इतना भी नहीं पता? मुझे डर नहीं लगता। इतनी भरी दोपहरी में छोटे बच्चों को बाहर नहीं होना चाहिए। घर जाने में ही भलाई होगी। तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता? डर नहीं। एक बायन को अकेले रहने में भला क्या डर? तो फिर तुम क्यों रोती हो? मैं रोती हूँ? हाँ, मैंने सुना है। इसने मुझे सुना है रोते हुए। बायन की लाल परछाई पानी में फिर कांप उठी। उसकी आंखें मरे हुए तालाब के पानी में भर आई। टूटती आवाज में उसने कहा, गंगापुटा के बेटे को घर चले जाना चाहिए और कसम खा लेनी चाहिए कि वो बायन के करीब कभी नहीं दिखेगा, वरना मैं गंगापुटा को बता दूंगी। भगीरथ ने उसे मिट्टी की पुलिया की तरफ भागते हुए देखा। चेहरा जुल्फों से ढका हुआ, लाल रंग की साड़ी बालों की दिशा में उसी लाल झंडे की तरह फड़फड़ाती ओझल हो गई। वो काफी देर तक उस तालाब के पास अकेला बैठा रहा, जब तक पानी शांत न हो जाए। उसे बहुत कोशिश करने पर भी वो गीत याद नहीं आ रहा था। बायन भी काफी देर तक अपनी झोपड़ी में शांत बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने एक टूटा हुआ शीशा निकाला और मानो हवा से बात करते हुए कहा, मैं खुद की बस परछाई हूं। वो अपने बालों में कंघी घुमाने की कोशिश करने लगी, पर वो और ज्यादा उलझ जाते। उस बच्चे ने अच्छे कपड़ों की बात क्यों की? वो मेरे बारे में कहाँ कुछ जानता है? उसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसे कपड़ों में रहती हूँ? बायन के माथे पर गहरी शिकंज ख्यालों को इकट्ठा करने लगी। बहुत समय हो गया था कि उसने इन चीजों के बारे में सोचा हो। पत्तों की सरसराहट, हवा का बहाव और रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट, ये आवाजें उसके ख्यालों में ऐसे मिल गई थी कि और कुछ सोचने की जगह ही कहाँ थी। पर आज उसे एक पुख्ता ख्याल आया था कि इस बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अचानक उसे मलिंदर की लापरवाही पर गुस्सा आने लगा। किसकी जिम्मेदारी थी इस बच्चे का ख्याल रखना, उसे बायन की आंखों से बचाना? इस ख्याल से वो उठ खड़ी हुई, हाथ में लालटेन लिया और रेलवे ट्रैक की तरफ अपनी गति बढ़ाई। मलिंदर काम से वापस आते समय इसी रास्ते से लौटता है और मिट्टी की पुलिया से मुड़ जाता है। जब वो उस तरफ जाने लगी तब उसने देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं। अरे, वो तो ट्रैक के ऊपर बांबू की लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। 5 बजे वाली लाल गोला ट्रेन वहीं से गुजरने वाली थी और आज उस ट्रेन में बुधवार का माल सामान भरा हुआ होता है। मतलब
बहुत सारा पैसा। इस लूट की तैयारी तो ये लोग काफी समय से कर रहे होंगे। वो उनके पास जाके खड़ी हो गई। कौन हो तुम? उसने लालटेन को अपने चेहरे के पास हिलाया। सारे के सारे आदमी चौंक कर चकाचौंध आंखों से और मरियल सा चेहरा लिए वहां से भाग गए। उसने कभी भी अपने समुदाय के लोगों को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। ए, ट्रेन को लूटने की तैयारी चल रही है, अब डर के भाग रहे हो? पहले ये लकड़ियां तो हटाओ यहां से, वरना। जो हो गया सो हो गया। उसे ठीक करना किसी को नहीं आता था, उनको भी नहीं। इस एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए ये उनको भी नहीं आता था। ऐसे ही तो आसपास की सारी चीजें काम करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जब डोल बजा बजा कर बड़े जश्न के बीच उसे बायन करार किया गया था। किसी को ठीक करना कहाँ आता था। बारिश भी उसे थपेड़े मारती रही जब उसने लालटेन हाथ में उठाया। वो बहुत असहाय महसूस कर रही थी। क्या कर सकती थी वो? अगर बायन होती तो उसके सहकारी, अंधेरे के रक्षक, अमानुषी ताकतें, हर कोई उसके आदेश पर ट्रेन को रोक देते। पर उसके जैसी मामूली औरत क्या कर सकती थी? वो ट्रैक पर भागने लगी रेलवे गाड़ी की तरफ, जोर जोर से अपने हाथ हिलाते हुए, ताकि गाड़ी उसे देखकर रुक जाए। इससे आगे मत आना, इससे आगे मत आना, ट्रैक पर बांबू का ढेर पड़ा है, इससे आगे मत। वो तब तक चिल्लाती रही जब तक रेलवे गाड़ी की दहाड़ में उसकी आवाज डूब ना जाए, जब तक रेलवे गाड़ी की बत्ती उसे निगल ना जाए। इससे आगे मत आना, इससे आगे मत आना, ट्रैक पर बांबू का ढेर। इस वीरता और आत्म बलिदान के लिए चांदी का नाम दूर दूर तक फैल गया कि उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। सरकारी लोगों को भी इसके बारे में पता चला। जब उसका शरीर मुर्दाघर से निकला तब ब्लॉक के डेवलपमेंट ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज दोनों सहकारी मलिंदर के घर आ पहुंचे। रेलवे डिपार्टमेंट चांदी गंगा दासी के लिए एक मेडल की घोषणा करता है। हमें पता है वो अकेली रहती थी, पर कोई तो होगा ना जो उसकी तरफ से ये मेडल प्राप्त करे। ये सचमुच एक बहादुर कार्य है, बहुत ही बहादुरी का काम। वो तुम्हारी पत्नी थी ना मलिंदर? हर कोई शांत था। सब लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। किसी ने धीरे से कहा, हाँ सर, वो हम में से ही एक थी। ये सुनकर भगीरथ इतना चौंक गया कि वो बस सबके चेहरे देखता रहा, घूर घूर कर। खैर, सरकार सबको तो नकद इनाम नहीं दे सकती। सर, मुझे दीजिए, भगीरथ आगे बढ़कर बोला। और तुम कौन हो? वो मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ? हाँ सर, भगीरथ बोलता गया और ऑफिसर सब नोट करते गए। मेरा नाम भगीरथ गंगापुट्टा, मेरे आदरणीय पिता मलिंदर गंगापुट्टा, घर डोमतोली, गांव दरहाटी। मेरी माँ स्वर्गीय चांदीदासी गंगादासी। मेरी माँ स्वर्गीय चांदीदासी गंगादासी। सर, वो बायन नहीं थी, वो कभी भी बायन नहीं थी। मेरी माँ स्वर्गीय चांदीदासी गंगा। ऑफिसर लिखना रोककर भगीरथ को देखते रहे, फिर वहां इकट्ठा हुए लोगों को देखने लगे। सभी ऐसे शांत खड़े थे जैसे दंडित किए गए हों, बहिष्कृत किए गए हों। भगीरथ की सिसकियों से पूरी जगह भर गई थी। कोई कुछ नहीं बोला। ये चुप्पी घुटन पैदा करने वाली और असहनीय थी।
सर मेरी माँ चांदी दासी आ गंगा जाओ दासी आ जाओ सोने मेरे चिथड़े पलंग पर। बायन कहानी का हिंदी अनुवाद महुआ भट्टाचार्य के अंग्रेजी वर्जन से किया गया है, जो कथा की एंथोलॉजी सेपरेट जर्नीज का हिस्सा है। इस कहानी को ऑडियो के लिए अनुवाद और उसका प्रोडक्शन मैंने यानी माधुरी ने किया है। प्रोडक्शन में साथ रहा द थर्ड आई टीम से दीप्ता, शबानी, रुचिका, शिवम, गुरलीन, आस्था शर्मा, आस्था बांबा, जूही, कुलसुम, सुमन, सामिया और सादिया, जिन्होंने कहानी के क्राउड सीन के लिए आवाज़ भी दी है। आ जाओ सोने की धुन पर गुनगुनाने वाली आवाज़ आस्था शर्मा की है। ज़ेब और हनिया का सॉन्ग दादरा को इस कहानी में इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल थैंक्स टू बारान इजलाल, जिन्होंने इस पैकेज के लिए पेंटिंग बनाई है, जिसका एक अंश इसका कवर इमेज है। निरंतर रेडियो पर हमारे साथ इस काल्पनिक दुनिया में जुड़े रहिए।